जय श्री श्याम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने दोस्त के जीवन से जुड़ी एक अनोखी घटना जो कि लगभग 15 साल पुरानी है। अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद मेरी पहली कॉर्पोरेट जॉब एक बड़ी यूएस एमएनसी में लगती है। इंटरनेशनल वर्क एनवायरनमेंट को ये मेरा पहला बड़ा एक्सपोजर था और अपने मम्मी पापा, खासकर अपने पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मैं बहुत सिंसियरिटी और डिसिप्लिन से अपनी जॉब करता था। मैं उन दिनों बस में आया जाया करता था, गाज़ियाबाद से नोएडा सेक्टर 58 और नोएडा से वापस अपने घर। ऑफिस टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात को 7:30 बजे तक की थी, पर न्यू और इनएक्सपीरियंस होने के कारण मेरी टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 9:15 बजे तक की रहती थी। लकीली ऑफिस के मोड़ पर से ही मुझे नोएडा लेबर चौक से चलने वाली गाज़ियाबाद की बस मिल जाती थी, जो कि 10:15 बजे तक घर के मोड़ पर उतार देती थी। मेरी ऑफिस की बिल्डिंग के अपोजिट साइड पर एक बीड़ी, सिगरेट, बिस्किट, नमकीन और छोटा सा चलता फिरता ढाबा हुआ करता था। ऑफिस में एक लंबा टाइम गुजारने के कारण मैं शाम को 7 से 7:30 के बीच ऑफिस के सामने वाली उस मार्केट में कभी कभी 5 रुपये वाला बिस्किट खाने चला जाता था, जिससे मेरी भूख भी शांत हो जाती थी, माइंड भी फ्रेश हो जाता था। टाइम ऑफिस में अच्छा बीत रहा था और शाम का बिस्किट ब्रेक भी अच्छा चल रहा था। मेरे साथ ऑफिस में रुकने वाले 9:30 बजे तक कुछ ही लोग हुआ करते थे। ज़्यादातर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट 7:30 से 8:30 के बीच खाली हो जाता था। एक बार जब मैं रोज़ की तरह 8 बजे के करीब बिस्किट ब्रेक पे जा रहा था, तब मेरा सीनियर सौरभ भी ऑफिस में काम कर रहा था। मुझे जाता देखकर वो कहता है, रवि कहाँ जा रहे हो? सर बस थोड़ा टहल लें, अभी आ जाता हूँ 10 मिनट में, मैंने जवाब दिया। इस पर वह बोला, ठीक है, ज़्यादा दूर मत जाना, आसपास अच्छा माहौल नहीं है। ओके सर, मैं बोलता हूँ और चल देता हूँ। मार्केट में देखा तो माहौल सच में और दिनों से बदला हुआ था। आज मैंने सिगरेट की दुकान के सामने एक लड़की को खड़े देखा। करीब गया तो लड़की को सिगरेट पीते पाया। देख के कुछ अजीब लगा, पर एमएनसी में काम करने वालों के लिए ये मामूली बात है। खैर, मैंने अपना 5 रुपये वाला बिस्किट का पैकेट लिया और बेंच पे बैठ के खाने लगा। सड़क पर एक अजीब सी चुप्पी थी। वहाँ मार्केट में भी मेरे और उस लड़की के अलावा दूसरा कोई नहीं था। तभी एक पुलिस की जीप हॉर्न बजाती हुई वहाँ गुजरती है। थोड़ी ही देर में मेरा सीनियर सौरभ भी अपना लैपटॉप बैग लिए नीचे आता है और मुझसे कहता है, रवि लेबर चौक पर कोई हंगामा हो गया है, मैं घर निकल रहा हूँ, इससे पहले की परेशानी यहाँ तक पहुँचे तुम भी निकल जाओ। सुन मैं जल्दी से अपने फ्लोर पर बैग लेने के लिए दौड़ता हूँ। भागते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी हो। मैं रुकता नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट 3rd फ्लोर पे था और लिफ्ट बिजी थी, इसलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। आने जाने और बैग पैक करने के बीच 10 से 15 मिनट तक का वक्त लग जाता है। जब मैं कंपनी के गेट तक पहुंचता हूं तो देखता हूं कि एक एम्बुलेंस खड़ी है और स्ट्रेचर पे किसी को ले जाया जा रहा है। इतने में ही मेरी गाज़ियाबाद वाली बस पीछे से आ जाती है और मैं भगवान का धन्यवाद कर तेज़ी से उस बस में चढ़ जाता हूं। अगला दिन रोज़ की ही तरह एक आम दिन था। मैं सुबह 9:30 बजे ऑफिस पहुँच जाता हूँ। ना ही रास्तों पर कोई हलचल थी और ना ही बस या ऑफिस में रात के दंगों का कोई भी जिक्र था। उस दिन शाम मुझे अपने घर के लिए जल्दी निकलना था, क्योंकि मेरी मम्मी अपनी मम्मी के यहाँ दिल्ली गई थी और घर पर छोटी बहन अकेली थी। जैसे ही 7 बजते हैं मम्मी का फ़ोन बज पड़ता है और वो मुझे 8:30 बजे तक घर पहुँचने की चेतावनी देती हैं। मैं घर जाने के लिए बैग पैक करके ऑफिस के मोड़ पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि मुझे ऑफिस के सामने वाली मार्केट में वही कल रात सिगरेट वाली लड़की दिखाई देती है, जो कि अपनी ही धुन में रोड क्रॉस करने के लिए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक यू टर्न लेकर एक वैगनआर उसकी तरफ आती है और उसे हवा में उड़ाती हुई गुजर जाती है। कुछ देर के लिए मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है और अगले ही पल यह देख हैरान रह जाता हूँ कि सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, जैसे कोई दुर्घटना घटी ही ना हो। अगले ही पल वह लड़की मेरे सामने होती है और कहती है, क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं। तुम तो उस वैगनआर के नीचे आ गई थी। मैंने घबरा कर उससे पूछा, मिस्टर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम कहना चाहते हो क्या मैं भूत हूँ? खुद पागलों की तरह बीच सड़क पर खड़े चिल्ला रहे हो और मुझे भूत बताते हो, वह बोलती है। तभी मेरी बस आ जाती है और मैं उसमें चढ़ जाता हूँ। पूरे रास्ते यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा था कि आखिर मुझे मरे हुए लोग दिख रहे हैं या फिर लोग मरते हुए। दर्द से मेरा सर फटने लगा था कि तभी अचानक मम्मी का फ़ोन बज पड़ता है। वो बताती हैं, रवि मेरी फ्रेंड की बेटी मालिनी अमेरिका से पढ़ाई पूरी कर इंडिया आ गई है। उसकी जॉब तुम्हारी ही कंपनी के नोएडा ऑफिस में लगी है। उसकी फ़ोटो और बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें ईमेल से भेज रही हूँ। प्लीज़ उसे वहाँ सेटल होने में जो हेल्प चाहिए हो कर देना। मम्मी आप भी ना, अपने काम तो होते नहीं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाती हो। अमेरिका रिटर्न लड़की है, अपना ध्यान खुद रख सकती है।
मैंने जवाब दिया, जितना कहा है उतना करो, मैं परसों तक घर वापस आ जाऊंगी। और हाँ, मैंने तुम्हारी फ़ोटो भी उसे ईमेल कर दी है। कहकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। मम्मी का ईमेल मिलता है जिसमें मालिनी की फ़ोटो के अलावा बाकी सारी डिटेल्स जैसे उसका पूरा नाम, ऑफिस में उसका डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सब होता है। अगले दिन मुझे अपना पेंडिंग काम पूरा करने के लिए ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था। निकलते वक्त मम्मी का फ़ोन फिर बज पड़ता है। बेटा, ऑफिस पहुंच गया? वो पूछती हैं। जी नहीं, अभी 1 घंटा लगेगा और आज ऑफिस में बहुत काम है, आपका काम आज नहीं कर पाऊँगा। मैंने जवाब दिया। कोशिश करना बेटा, बाकी तो खुद समझदार है, बड़ा जो हो गया है। मम्मी की बात सुनकर मुझे कहना पड़ता है, आप इमोशनल ना करो मम्मी, मैं मालिनी से आज पक्का मिल लूँगा। ऑफिस पहुंचकर मैं HR डिपार्टमेंट में मालिनी गुप्ता के बारे में पता करता हूं तो पता चलता है कि 2 दिन पहले उसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। उसकी शिफ्ट टाइमिंग इवनिंग में 6:30 बजे से मॉर्निंग 2:30 तक की है। 6:30 बजते ही मैं GTS डिपार्टमेंट के गेट पर जाकर खड़ा हो जाता हूँ। मैंने पहले उसे कभी देखा नहीं था। उसकी फ़ोटो भी मम्मी के ईमेल में मिली नहीं थी। ऑफिस के रिकॉर्ड्स में जो उसका कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी उसके दिल्ली वाले घर का था। लगभग 7 बजे तक इंतज़ार करके मैं उसके मैनेजर से मिलता हूँ। बताते हैं कि ट्रेनिंग से पहले वह 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर दिल्ली गई है। यह सुन मुझे चैन की सांस आती है, जैसे किसी मुसीबत से पीछे छूट गया हो। और मैं अपने ऑफिस के सामने वाली मार्केट में फिर से बिस्किट खाने पहुँच जाता हूँ कि अचानक मुझे सामने से कल रात वाली लड़की दिखाई देती है। वह सिगरेट पीती हुई आकर मेरे पास स्टूल पर बैठ जाती है और पूछती है, कैसे हो रवि? तुम कौन हो? मुझे कैसे जानती हो? मैं उससे पूछता हूँ। तुम्हारे आई कार्ड पर तुम्हारा नाम है। वो जवाब देती है और आगे बोलती है, मेरा नाम मालिनी है। मैंने 2 दिन पहले ही इस कंपनी में एज ए फाइनेंशियल असिस्टेंट ज्वाइन किया है। मैं इस शहर में नई हूँ। वैसे तो दिल्ली में मेरा घर है, पर मेरी शिफ्ट टाइमिंग बहुत ऑड है, इसलिए यहीं ऑफिस के पास कोई PG ढूंढ रही हूँ। क्या? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैं बोल पड़ता हूँ, तुम HR डिपार्टमेंट में बात करो, वो लोग ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे इस मामले में। कहकर मैं ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता हूँ। मुझे खांसता देख मेरे पीछे खड़ा एक लड़का बोल पड़ता है, भाई धुएं से एलर्जी है तो सिगरेट क्यों पीते हो? शायद आपने देखा नहीं, सिगरेट मैं नहीं, ये मैडम पी रही हैं। मैं जवाब देता हूँ। इस पर वह लड़का मेरी तरफ देखता है और बैड जोक बोल कर चला जाता है। क्या हुआ, सिगरेट पीती हो तो छुपाती क्यों हो? मैं पूछता हूँ। सॉरी, वो लड़का मेरी टीम में था, अगर देख लेता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए। वो जवाब देती है, ओके मैं चलता हूँ, मेरा काम बहुत पेंडिंग है, पहले ही मालिनी गुप्ता की वजह से काफ़ी लेट हो गया हूँ। ये कहकर मैं जैसे इस स्टूल से खड़ा होता हूँ वो मेरे सामने आकर जैसे रिक्वेस्ट करते हुए पूछती है, प्लीज़ रवि, मैं इस शहर में नई हूँ, PG ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे ना? उसकी ये बात सुनकर मुझे मेरी मम्मी की बात याद आ जाती है। रवि बेटा, अपनी छोटी बहन का ध्यान रखा करो, तुम बड़े हो और आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। और मैं मालिनी को सिर हिलाकर हाँ कर देता हूँ। मेरा थोड़ा काम पेंडिंग है, मैं तुम्हें यहीं 9:30 बजे मिलूँगा। तुम अपनी टाइमिंग एडजस्ट कर लोगी ना? हाँ, मैं तुम्हारा यहीं वेट करूँगी। 9:30 बजे जब मैं पहुँचता हूँ तो मालिनी को वहीं खड़ा पाता हूँ। तुम गई नहीं क्या, या जल्दी आ गई? मैं पूछता हूँ। इस बार वो स्माइल पास करके चुप रह जाती है। CNG ऑटो पकड़ के हम लोग सेक्टर 62 में उतरते हैं। ब्रोकर से तुम ही बात करना, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी पर कुछ नहीं बोलूँगी, बस फ्लैट देखूँगी, मालिनी ने कहा। ओके। तो मेन रोड पर उतरते हैं। बिल्डिंग तक पहुँचने के लिए करीबन 500 मीटर पैदल चलना था। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा पड़ता है। सर्दी के दिन थे और खाने का टाइम भी हो रहा था। पहले कुछ खा लेते हैं, ब्रोकर 10 बजे मिलेगा, अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैं बोलता हूँ, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। इतना कहकर मालिनी सिगरेट निकाल कर पीने लगती है। अजीब लड़की है, मैं अपने मन में सोचता हूँ। भूख प्यास लगती नहीं, सिर्फ सिगरेट पे ही जीती है। इतने में मालिनी एक सिगरेट ख़त्म करती है। मैं 2 पराठे खा लेता हूँ। अब हाथ में चाय का ग्लास लिए मैं मालिनी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अचानक प्रॉपर्टी ब्रोकर का कॉल मेरे मोबाइल पर बज पड़ता है। वो बताता है कि ज़रूरी काम पड़ने के कारण वो आज की बजाय कल हमें फ्लैट दिखाएगा। जैसे ही मैं कॉल डिस्कनेक्ट करके मालिनी की तरफ देखता हूँ वो मुझे कहीं नज़र नहीं आती। मैं घबरा जाता हूँ। आखिर इतनी रात में कहाँ चली गई? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। इधर उधर देखता हूँ, पीछे ढाबे पर नज़र मारता हूँ कि तभी फिर वो सामने आ जाती है। अरे कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ है। मैं गुस्से में उससे पूछता हूँ। सॉरी रवि, आइसक्रीम लेने गई थी। वो बोलती है, इतनी ठंड में?
हाँ, अपनी हर इच्छा को टाइम रहते पूरा कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। बड़ी गंभीरता से वो कहती है, अच्छा, चाहे फिर खा के बीमार पड़ जाओ। और तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? मैं पूछता हूँ। अभी नया सिम नहीं लिया है, जल्दी ले लूँगी। चलो फिर, आज तो ब्रोकर नहीं आया, मंडे मिलते हैं। ये कहकर मैं गाज़ियाबाद की बस पकड़ने चल देता हूँ और मालिनी वापस ऑफिस की तरफ। बाय रवि, मंडे शाम मैं तुम्हारा वेट करूँगी। अगले दिन संडे मम्मी जब दिल्ली से लौटती हैं तो पूछती हैं, मालिनी से मिल लिए बेटा? नहीं मम्मी, उसके मैनेजर से बात हुई थी, वह छुट्टी लेकर अपने घर गई है, नेक्स्ट मंडे लौटेगी। मैं जवाब देता हूँ। अगले दिन फिर मालिनी मुझे शाम 6 बजे ऑफिस के सामने वाली मार्केट में मिलती है। जल्दी चलो, ब्रोकर ऑफिस में ही बैठा है, मैं कहता हूँ। सॉरी रवि, आज नहीं चल सकते। पर क्यों? मैंने इतनी जल्दी काम किया, लंच भी छोड़ दिया, और तुम? मैं गुस्से से कहता हूँ। क्योंकि अभी अभी ऑफिस से निकलते वक्त मेरी चप्पल की हील टूट गई है। नो प्रॉब्लम मालिनी, मैं बाइक पे हूँ, जल्दी बैठो। अरे वाह, तुम बाइक चलाना जानते हो? कहकर मालिनी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आज मुझे उसका बोलना बुरा नहीं लगता। सबसे पहले हम लोग अट्टा मार्केट में मालिनी के लिए चप्पल खरीदते हैं। जैसे ही पार्किंग से मैं अपनी बाइक निकालता हूँ तो पिछले टायर में पंचर होता है। मैं मालिनी से कहता हूँ, देखो मैकेनिक की शॉप दूर है, बाइक घसीट के ले जानी पड़ेगी। तुम यहाँ से ऑटो लेकर सेक्टर 62 पहुँचो, मैं आधे घंटे के अंदर पंचर लगवा कर तुम्हें वहाँ मिलता हूँ। नहीं रवि, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे, वो गंभीरता से बोलती है। मुझे उसकी ज़िद माननी पड़ती है। रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो जाता है। मैकेनिक की शॉप थोड़ी ही दूर थी कि अचानक कुछ लड़कों का एक झुंड 4 से 5 बाइकों पर चीखता चिल्लाता और गाने गाता हुआ वहाँ से तेज़ी से गुजरता है और थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। आवारा, मालिनी बोल पड़ती है। मैंने कहा था ना, तुम चली जाओ, ये एरिया अच्छा नहीं है। अरे तुम घबराओ मत मिस्टर, ना ही तुम और ना ही मैंने हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी हैं। मालिनी बेधड़क बोलती है। हम रिपेयर की शॉप पर बाइक का पंचर लगवाते हैं और वो लड़के बाइक में हवा भरवाते हैं। जितनी देर हम वहाँ रुकते हैं मैं परेशान रहता हूँ, पर मालिनी बहुत ही रिलैक्स्ड और कूल दिखती है। जाते जाते उनमें से एक मेरे पास आता है और कहता है, अकेले घूमोगे तो यूं ही बिना बात परेशान रहोगे, ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो गर्लफ्रेंड बनाओ। यह सुन मालिनी उसे एक ज़ोर का थप्पड़ लगा देती है। अरे ये क्या कर रही हो? सॉरी दोस्त, मैं कहता हूँ, पर वो तो थप्पड़ लगते ही वहाँ से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। सॉरी मालिनी, आज भी तुम्हारा फ्लैट का काम नहीं हो पाया। ऑफिस के गेट पे उतरते हुए मैं मालिनी से बोलता हूँ कि तभी पीछे से एक हाथ मेरे कंधे पर आता है। मैं पलट कर देखता हूँ तो सामने मेरा सीनियर सौरभ खड़ा होता है। अरे रवि, कहाँ से आ रहे हो? सर, ये मेरी फ्रेंड है मालिनी। जैसे ही मैं मालिनी की तरफ हाथ करके उसकी तरफ मुड़ता हूँ तो वहाँ वह होती ही नहीं। मैं हैरान रह जाता हूँ। नो प्रॉब्लम रवि, फिर मिलते हैं, ये कहकर मेरा सीनियर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में मुझे सौरभ से पता चलता है कि लास्ट वीक लेबर का जो दंगा हुआ था उस दौरान हमारी ऑफिस की जीटीएस डिपार्टमेंट की एक न्यू जॉइनी कार एक्सीडेंट में मारी गई। कौन थी वो, आपको पता है? मैं उससे पूछता हूँ, क्योंकि मम्मी की फ्रेंड की बेटी भी जीटीएस डिपार्टमेंट में न्यू जॉइनी थी। कोई न्यू जॉइनी थी, नाम याद नहीं आ रहा, बताया तो था किसी ने। खैर, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। सौरभ बताता है, शाम को जब मालिनी मिलती है तो मैं उससे इस बारे में पूछता हूँ। मैं नहीं जानती रवि, मैं जीआईएस डिपार्टमेंट में हूँ। क्या हुआ? वो पूछती है। दरअसल मेरी मम्मी की फ्रेंड की बेटी ने भी जीटीएस डिपार्टमेंट में लास्ट वीक ही ज्वाइन किया था। उसके मैनेजर ने बताया था कि वो एक हफ्ते की छुट्टी पर गई है, पर आज पता चला कि लास्ट वीक हमारे ऑफिस के सामने जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जीटीएस डिपार्टमेंट की किसी न्यू जॉइनी की डेथ हो गई है। न जाने क्यों मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि वो और कोई नहीं बल्कि मालिनी गुप्ता ही थी, और अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी घर पहुंचकर मम्मी को बताना होगा। अच्छा मालिनी, मैं चलता हूँ, अगले कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊँगा। मैनेजर के साथ कल इंदौर ट्रेनिंग पे जाना है, तुम्हारा फ्लैट का काम और कुछ दिनों के लिए रुक गया। सॉरी, मैं कहता हूँ। इस पर मालिनी बस इतना ही कहती है, कोई बात नहीं रवि, मैं वेट करूँगी। घर पहुँचकर मुझे पता चलता है कि मम्मी दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हैं। क्या हुआ मम्मी? बेटा, मैंने मालिनी के बारे में तुम्हें बताया था ना, लास्ट वीक उसका एक्सीडेंट हो गया था, मुझे आज ही पता चला उसके बारे में। हाँ मम्मी, मुझे भी कुछ ऐसा ही ऑफिस से पता चला है। आप दुखी ना हो, मुझे कल इंदौर ट्रेनिंग के लिए जाना है, आपको जाने से पहले मैं आंटी के यहाँ छोड़ दूँगा। अगले दिन जब हम मीना आंटी के घर पहुँचते हैं तो मैं उनकी मरी हुई बेटी की तस्वीर देखकर हैरान रह जाता हूँ।
क्या हुआ बेटा, आंटी पूछती हैं, पर मेरे मुंह से जैसे शब्द ही नहीं निकलते। मैं जल्दी से अपनी बाइक लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मालिनी अगर सच में मर गई थी तो जिस मालिनी के साथ मैं घूम रहा था, मिल रहा था, बातें कर रहा था, क्या वो उसकी हमशक्ल थी या मालिनी गुप्ता का भूत? यही सोचता सोचता मैं ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले मालिनी के मैनेजर से मिलने जाता हूं, जो बताते हैं कि मालिनी दंगे वाली रात उनसे 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने घर जाने के लिए निकली थी, पर अनफॉर्चुनेटली उस रात उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब कुछ कुछ बातें मुझे समझ आ रही थीं, पर मालिनी ने मेरे साथ ये खेल क्यों खेला? मैं लिफ्ट में जाता जाता सोच ही रहा था कि अचानक लिफ्ट 3rd फ्लोर पर जाने की बजाय बेसमेंट 2 में जाकर रुक जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है और सामने मालिनी गुप्ता खड़ी होती है। मेरी आंखों में सवाल और चेहरे पर एक आत्मा से आमना सामना होने का खौफ था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोल पड़ती है। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है रवि। तुम्हारे साथ बिताए ये पिछले कुछ दिन मेरे लिए एक सपने जैसे थे। क्यों किया तुमने ये? क्या ज़रूरत थी सबकी मालिनी? मैंने उससे पूछा। भी न जाने कहाँ से हवा में उड़ती हुई एक तस्वीर सामने आती है, जिसमें मेरे सिवाय एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वह फ़ोटो करीबन 15 साल पुरानी थी। इस फ़ोटो में तुम, मैं और सौरभ हैं, मालिनी बताती है। हम तीनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सौरभ हमसे 2 साल सीनियर था और इसीलिए स्कूल में कुछ सब्जेक्ट्स में हम लोग उसकी हेल्प लिया करते थे। तुम मुझे पसंद करते थे, पर मैं सौरभ से अट्रैक्टेड थी। फिर पापा का ट्रांसफ़र उनकी कंपनी की अमेरिका वाली ब्रांच में हो जाता है। उससे मेरा कनेक्शन टूट जाता है, पर सौरभ से मैं लगातार टच में रहती हूँ, ईमेल्स और मैसेजेस के थ्रू, और कभी कभी फ़ोन कॉल्स। यूएस में पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं सौरभ के कहने पर उसकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ और जॉब मिल जाती है। मैं बहुत खुश थी, सब ठीक चल रहा था। मम्मी पापा से सौरभ के लिए बात भी करने वाली थी, क्योंकि वे लोग उसे पसंद नहीं करते थे। जॉइनिंग डेट से 1 दिन पहले मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए इंडिया आना था। मम्मी की फ़्लाइट 3 दिन बाद की थी। अकेले घर में न रुककर मैं सौरभ के साथ उसके घर चली जाती हूँ। उस रात मुझे इस बात का एहसास होता है कि शायद सौरभ मेरे लिए सही नहीं है। हम लोग डिस्को में जाते हैं, जहाँ वो मुझे अमेरिका रिटर्न बतला कर ज़बरदस्ती शराब पिलाता है। ये क्या कर रहे हो? मैं बोलती हूँ। तुम कितना बदल गए हो सौरभ। ठीक कहती हो, पर तुम अमेरिका में रहकर भी वैसी ही हो, ज़िद्दी। सिगरेट पी सकती हो पर शराब से दूर भागती हो। वो कहता है, जो मेरा मन करता है वो करती हूँ, एक बार मेरी बन जाओ फिर देखता हूँ। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सौरभ की ऐसी सोच जानकर मुझे उस दिन अपनी पसंद पे पहली बार अफसोस होता है। तभी एक लड़की शराब का ग्लास हाथ में लिए कुछ 3-4 लड़कों के साथ वहाँ आती है, जो कि खुद को सौरभ का फ्रेंड बताती है। वे लोग शराब पी रहे थे। उनमें से 2 लड़के मेरे साथ क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे हैरानी तब होती है जब मुझे अनकंफर्टेबल देखकर सौरभ कहता है, रिलैक्स मालिनी, ये लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। मैं वहाँ से चली आती हूँ। अगले दिन सौरभ ऑफिस में मुझसे मिलकर माफ़ी मांगता है, डेट पे चलने के लिए कहता है, पर अब सौरभ के प्यार का भूत मेरे सिर से उतर गया था। मम्मी से बात करके मुझे तुम्हारे इस कंपनी में होने का पता चल गया था। तुम्हारी मम्मी की भेजी फ़ोटो भी मिल गई थी। एक्सीडेंट वाली रात को मैं तुमसे मिलने फाइनेंस डिपार्टमेंट में आ ही रही थी कि अचानक तुम्हें गेट पे सौरभ से बात करते हुए देखती हूँ। मैं आवाज़ लगाकर तुम्हारी तरफ दौड़ती हूँ। एक वैगन रॉन्ग यू टर्न लेकर आती है और मुझे उड़ा देती है। मेरी बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है, पर विधि विधान से संस्कार न होने के कारण मुझे मुक्ति नहीं मिलती, और इसीलिए अगले दिन एक्सीडेंट वाली जगह पर तुम्हें देखकर मैं अपना एक्सीडेंट तुम्हारी आंखों के सामने दोहराती हूँ, ताकि तुम मुझे पहचान लो और आंटी को बताओ, जिससे कि मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल जाकर मेरी बॉडी क्लेम कर सकें। पर तुम्हें बस के नीचे आने से बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ता है। अब तुम्हें सामने खड़ा देखकर मैं भूल जाती हूँ कि मैं मर चुकी हूँ। अपनी बॉडी को अपने मम्मी पापा तक पहुँचाना और तुमसे मिलने की ख्वाहिश मुझे बार बार तुम तक लेके आती है, कभी किसी बहाने से तो कभी किसी। 1 मिनट मालिनी, ज़रा रुको। मरने के बाद कोई किसी को कैसे दिख सकता है? सिगरेट पीना, मेरे साथ बाइक पे घूमना, ये कैसे मुमकिन है? मैं तुम्हें हमेशा 6 बजे के बाद मिली। मरते वक्त मैं सिगरेट पी रही थी, इसलिए हमेशा जब भी तुम्हें मिली सिगरेट पीती दिखी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें ही दिखती थी। इसलिए उस दिन मार्केट में वो लड़का तुम्हें खांसता देखकर सिगरेट ना पीने की सलाह देता है, क्योंकि वो मुझे नहीं तुम्हें देख पा रहा था। जब हम तुम्हारी बाइक में पंचर लगवा रहे थे तो उस दिन कुछ लड़के मेरे होते हुए भी तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने की सलाह दे रहे थे। इस बात पर मैंने उस लड़के को तमाचा मारा था, जिसे खाकर वो घबरा कर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसने वह तमाचा
एक अनजान शक्ति से खाया था जिसे वो देख नहीं सकता था। इसके अलावा पीजी देखने जाते समय तुम्हें ज़ोरों की भूख लगती है, पर मैं सिर्फ सिगरेट पी कर रह जाती हूँ, और जैसे ही तुम्हारा मोबाइल बजता है मैं गायब हो जाती हूँ, क्योंकि सेलफोन से निकलने वाली तरंगें हम आत्माओं के लिए घातक होती हैं। मैं मालिनी की बातें सुनकर जैसे एक अनजान दुनिया में खो गया था। तभी अगले ही पल उस बेसमेंट में एक अनोखी और दिव्य रोशनी प्रकट होती है और मालिनी उसमें समाने से पहले मुझसे आखिरी कुछ शब्द कहती है। ज़िंदगी में हम जो चाहें हमेशा वैसा हो ज़रूरी नहीं। तुम्हारे प्यार को समझने में मैंने देर कर दी, पर तुम्हारे साथ बिताए ये आखिरी 5 दिन मेरी ज़िंदगी के कुछ यादगार दिनों में से थे। मेरी बॉडी का विधि विधान संस्कार हो चुका है और तुम्हारे साथ कुछ वक्त भी बिता लिया। अब मैं चलती हूँ। हो सके तो एक दोस्त की तरह यादों में हमेशा मुझे ज़िंदा रखना। मैं भगवान से तुम्हारे लिए एक अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करूँगी। बाय। इतना कहकर मालिनी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की ये सबसे यादगार डरावनी घटना थी, जब एक आत्मा के साथ आमना सामना होने पर भी मुझे डर नहीं लगा। आज भी कभी कभी मालिनी मुझे ऑफिस के सामने वाली मार्केट में सिगरेट पीती दिख जाती है, लेकिन सिर्फ ख्वाबों में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक अनोखी घटना या कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री श्याम।